हे राजन, जो लोग भेद को प्राप्त हुए हैं उन्हें कोई ठीक यथार्थ कही हुई बात भी अच्छी नहीं लगती, न उनका योग अप्राप्त की प्राप्ति एवं क्षेम यानी प्राप्त की रक्षा रूपी कर्म फलदायक होता है। भेद को प्राप्त हुओं की विनाश के अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं, अर्थात वे अंत में विनाश को ही प्राप्त होते हैं। विदुर नीति के चौथे अध्याय का एक श्लोक है, न वै तेषाम स्वदते पथ्य मुक्तम योगक्षेमम कल्पते नैव तेषाम भिन्नानाम वै मनुजेन्द्र परायणम न विद्यते किंचिदन्यन्न विनाशात्। जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, आज आपके साथ एक बहुत खास चर्चा करने आए हैं और ये चर्चा ऐसा नहीं है कि कोई 2 दिन 4 दिन की बात हो, ज्वलंत की ऐसी कि जो 2-4 दिन के बाद में पूरी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। असल में जैसा कि 3 दिन से जब से हमने ये सूचना डाली कि भाई आज के दिन फला विषय को लेकर हम बात करेंगे आपसे यहां फेसबुक लाइव में, तो उसके बाद से मित्रों कुछ संदेश मिले व्हाट्सएप के रूप में, सिग्नल के रूप में, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर भी, और कुछ शुभ चिंतकों के अपनों के कॉल भी आए। उनका ये कहना था कि क्या जरूरत है इस सब पर ये करने की, तांडव को लेकर कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करके बेकार में आप जो है अमेजन के लिए लोगों को खींचेंगे और वो लोग जो है अब देखने के लिए अमेजन प्राइम वीडियो के मेंबर बनेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें। हमने उनकी तमाम बातों को इस मायने में लिया कि वे शुभ चिंतक हैं, जो भी कह रहे हैं तो हमारा अच्छा सोच के ही कह रहे होंगे। लेकिन मित्रों एक बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम गर्म लोहे पर चोट करके ही रह जाते हैं तो फिर वो लोहा, भले हमें श्रेय ले ले कि हमने गर्म लोहे पर चोट की है, वो वहीं तक सीमित रह जाता है। वो लोहा भी, उस लोहे का मामला भी। हमने आपसे निवेदन किया था कि हम ओटीटी वेब सीरीज जो है तांडव, इससे लेकर चर्चा करेंगे। तो यहां तात्पर्य यह है कि इसके बहाने से हम एक चर्चा करना चाहते हैं। हमें यह तर्क दिया गया कि भाई देखिए, इससे पहले पाताल लोक भी आई थी, उससे पहले मिर्जापुर सीरीज भी आई, आपने उस समय तो नहीं किया, ये नहीं किया। सब हमारे अपने हैं, उन्होंने हमारी सद्भावना में ही ऐसा कहा होगा। लेकिन मित्रों देखिए क्या है, ये जो विदुर नीति का एक श्लोक आज बिल्कुल शुरू में आपके साथ हमने पढ़ा है, हम इस पर बाद में फिर आएंगे। इसका बहुत महत्व है मित्रों। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि एक वेब सीरीज में फला बात कही गई है और उसका विरोध किया जाए, बात सिर्फ इतनी नहीं है। और फिर जैसे कि ये कहा गया कि भाई सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तांडव वेब सीरीज के निर्माताओं को, अमेजन को नोटिस दिया और इन लोगों की तरफ से, यानी वेब सीरीज के निर्माताओं की तरफ से और अमेजन जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म है इसका, सीरीज का, इन लोगों की तरफ से एक बयान आया कि यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो हम क्षमा मांगते हैं, हमें खेद है। देखिए मित्रों, असल दिक्कत कहां है? असल दिक्कत यह है कि जिन लोगों ने ये वेब सीरीज नहीं देखी है
देखिए ये तर्क एक बहुत कुतर्क की जगह ले लेता है कि साहब जिन लोगों ने देखी नहीं है आपका ये प्रसारण, ये लाइव देख करके वो लोग अब देखने जाएंगे और अमेजोन के मेंबर बनेंगे और अमेजोन की कमाई होगी। मित्रों एक चीज ध्यान रखिए कि जब तक किसी को भी कसौटी पर कस नहीं लेते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये उचित है कि अनुचित है। और दूसरी बात यह कि मारना है तो घर में घुसकर मारिए, और घर में घुसकर मारने के लिए आपको उसके कंटेंट से लेकर के उसके प्रेजेंटेशन, उसकी प्रस्तुतिकरण तक के लिए पूरी बात पता होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि तांडव में एक दृश्य है उसमें ये दिखा दिया और इस तरीके से ये हिंदू धर्म की भावना, मामला सिर्फ यहां तक नहीं है बल्कि मामला इससे बहुत बड़े स्तर का है। और इस तांडव के बहाने से, इसकी तो बात कर ही रहे, इसके बहाने से हम आपके सामने बहुत गंभीर बात करने जा रहे हैं। मित्रों क्या है कि सबसे पहली बात तो है ये पूरा का पूरा जो है ये बनाया हिमांशु किशन मेहरा और अली अब्बास जफर ने। अब अली अब्बास जफर जो हिमांशु मेहरा के साथ में इसके निर्माता हैं, वो इसके निर्देशक भी हैं, और गौरव सोलंकी इसके लेखक हैं। अब गौरव सोलंकी 1850 जो लिख चुके हैं 15, तो वो एक अच्छा प्रयास था, ठीक है। लेकिन यहां हमें इस बात को देखना होगा, ये असावधानी से लिखा गया एक दृश्य नहीं है। पूरी सीरीज जो है 9 के 9 एपिसोड एक खास तरह का नैरेटिव क्रिएट करते हैं, एक खास तरह का, और ये बहुत जहरीला नैरेटिव है। जिस दृश्य को लेकर के पुतले जलाए जा रहे हैं, जुलूस की बात हो रही है, मुकदमा दर्ज हुआ, वो दृश्य तो कुछ सेकंड का है। पूरे के पूरे 9 एपिसोड में एक जहरीला नैरेटिव क्रिएट किया गया है। क्या है, इस देश में वामपंथी जो है ना, कम्युनिस्ट, उनका वजूद तो खत्म होता जा रहा है, वामपंथियों का। और देश में क्या है, वामपंथी पूरी दुनिया में ही कहां बचे हैं अब। और जो वामपंथ के नाम पे बचे हैं वो सिर्फ वामपंथ का लबादा ही ओढ़े हैं, जैसे चीन वाले हैं, रूस वाले, वह वामपंथियों वाली बात तो है ही नहीं ना। उन्होंने तो अपना खुद का ही सिर्फ लबादा ओढ़ रखा है। और हिंदुस्तान में तो वामपंथी कहां है, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो गंगा ढाबा है ना, सिर्फ वहीं तक सीमित रह गए हैं। केरल में भी साफ होने जा रहे हैं, बाकी देश भर में साफ हो गए। असल में क्या है, ये इसके पीछे एक 2 मिनट की, बल्कि कोशिश करेंगे हम कि इससे भी कम समय में, एक छोटी सी कथा सुनिए। एक नया नवेला वामपंथियों के बीच में बैठा और उसने कहा, कॉमरेड अगर आपके पास में 2 बंगले हो तो क्या आप 1 बंगला गरीबों को दे देंगे? बोले हाँ दे देंगे। सबने हाथ उठा के कहा। फिर बोले, कॉमरेड अगर आपके पास में 2 कारें हो तो क्या आप 1 कार गरीबों को दे देंगे? सबने हाथ उठा के कहा दे देंगे। फिर बोले, कॉमरेड आपके पास में 2 बढ़िया फ्रिज हो तो क्या आप 1 गरीबों को दे देंगे? बोले दे देंगे। फिर बोले, कॉमरेड आपके पास में फला ब्रांड वाली महंगी घड़ी हो तो क्या 2 हो तो क्या आप 1 गरीबों को दे देंगे? बोले दे देंगे। इस तरीके करके जैसे उसने बहुत सी बातें कही, महंगी महंगी चीजों की वगैरह की, 2 हो तो क्या आप बोले दे देंगे। फिर बाद में अंत में उसने कहा कि कॉमरेड आपके पास में अगर 2 गधे हैं तो क्या 1 गधा गरीबों को दे देंगे? तो वो सामने बैठे हुए बोले नहीं देंगे। तो वो जो भाषण दे रहा था वो कॉमरेड बोला क्यों नहीं देंगे? तो बोले साहब वो सब तो हमने इसलिए कहा था, बंगला गाड़ी घड़ी सब दे देंगे क्योंकि हमारे पास वो है ही नहीं, हमारे पास गधे ही तो बचे हैं, वो हम कैसे दे देंगे। ये सच्चाई है इस वाम पंथ की, इस कम्युनिज्म की। तो क्या है मित्रों, हिंदुस्तान में वाम पंथ जो है वो सिमट गया, बचे खुचे जो कचरा पात्र में डालने लायक है वो बच्चे हैं। लेकिन ये तो राजनीतिक अवस्था है। वैचारिक जगत में वामपंथियों का जहरीला जो एक कॉकस है ना, गैंग, वो बैठा हुआ है। ध्यान दीजिए कि ये राम मंदिर का फैसला जो है विवादित जमीन का, वो मंदिर निर्माण के पक्ष में, ध्यान दीजिएगा बात पर, मंदिर निर्माण के पक्ष में आया। अब क्या है, वो फैसला मंदिर, अच्छा दिया भी किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब ये जो लोग बुक्का फाड़ के रो रहे थे, अरे देखिए फैसला, अब वो ये भी आरोप नहीं लगा सकते कि सब सुप्रीम कोर्ट ने पक्षपात किया, सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्णय किया है। वरना तो अगर केंद्र सरकार कोई लाती यहां पर
कानून बनाकर तो ये तो सड़कों पर बुक्का फाड़ के मर जाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब से राम मंदिर निर्माण के पक्ष में आया है, और दूसरी बात है कि जब से राम मंदिर भूमि पूजन हुआ है, और तीसरी बात है कि शिलान्यास भी हो गया, और चौथी बात है कि देश भर में एक तूफान मचा है लोगों की भावनाओं का कि हम राम मंदिर निर्माण के लिए अर्थ सहयोग, अर्थ भेंट कर रहे हैं। तब से क्या है कि ये जो वामपंथी गैंग है ना, गैंग इस देश में जो विचार जगत में, शिक्षा जगत में, फिल्म जगत में, साहित्य जगत में, मीडिया में घुसा हुआ, ये बिलबिलाने लगा है। आपको पता है ये तांडव जो ओटीटी वेब सीरीज है कितने कम समय में बनी है? ये हाथों हाथ गर्म करके बनाकर परोसी गई खिचड़ी है। अब इसमें क्या है, देखिए वामपंथ जो है, हमने कहा ना तांडव के बहाने बहुत गंभीर बात करने जा रहे हैं। वामपंथ जो है देखिए वो क्या करता है, वामपंथ सिर्फ और सिर्फ गरीबों का खून चूसता है। वामपंथ सिर्फ और सिर्फ गरीबों को लूटता है। उनके चूसे हुए खून से ये वामपंथी नेता अपने गाल, अपनी बॉडी लाल किए रहते हैं, लाल चुट राजस्थानी जिसको कहते हैं, गहरा लाल सुर्ख किए रहते हैं। उनका खून पी पी कर गरीबों मजदूरों का शोषण करते हैं, उनको दिखाते हैं सपने। जैसे इसमें जो दूसरा एपिसोड है उसके दृश्य में देखिए, पहले में भी है दूसरे में है, तो वो दृश्य क्या है खासकर पहले एपिसोड में कि जब ये कहा जाता है कि हम लेंगे, हमें चाहिए आजादी, और किससे, भुखमरी से आजादी। तो ये वामपंथियों के पुराने शोषे हैं, पुराने शगुफ है, भुखमरी से आजादी, गरीबी से आजादी। अरे भाई एक बात बताऊं ना, ये तुम्हारा बाप जो मार्क्स पैदा हुआ था समाज में, शरीर से नहीं विचारधारा से, जब वो पैदा, तब से लेकर आज तक तुम यही रोना रो रहे हो। किसी भी जगह तुमने गरीबों का भला तो किया नहीं। कहां दिलाई तुमने गरीबों को आजादी? ये पश्चिम बंगाल रो रहा है तुम्हें 3 दशक से अधिक समय है, लगभग 4 दशक का, 3.5 दशक के समय में तुमने यह शासन किया। केरल में एक के बाद एक आ जाते हो, जहां जहां तुम्हारे वश में हुआ। तो असल में क्या है कि राम मंदिर का जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है ना, तो ये वामपंथी जहां जहां भी जहरीले सांप बैठे हैं, ये बिलबिला रहे हैं, ये बिलबिला रहे हैं। और इतना ज्यादा बिलबिला रहे हैं कि अब ये कैसे कहें, क्योंकि राजनीतिक रूप से तो वामपंथी खत्म हो गए, राजनीतिक रूप से कहां बचे। हमने कहा ना कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गंगा ढाबे तक ही सीमित रह गए, ये तो बचे नहीं। तो अब कहां हो, तो जहां जहां ये क्या फिल्मों में बैठे हैं, ये शिक्षा जगत में बैठे हैं, ये विचार जगत में, ये मीडिया में बैठे हैं, ये साहित्य में बैठे हैं, ये जो जहरीले वामपंथी सांप है ना। अब आप एक चीज देखिए कि वहां वो जो एक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें वो लड़का शिवा शेखर कहता है कि भाई हमें फला किससे चाहिए आजादी, बोले फला से चाहिए आजादी, फला से चाहिए आजादी। तो वो क्या कहता है, वो कहता है देश से आजादी नहीं चाहिए, देश में रहते हुए आजादी चाहिए। मतलब ये क्या है, जबकि देखिए यहां पर इस सीरीज में VNU नाम से जो दिखाया गया है ना यूनिवर्सिटी, एक अंधा भी, अकल का अंधा भी बता सकता है कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। ये वास्तव में जो JNU है, ये उसको VNU के नाम से दिखाया गया है। अब यहां पर इस बात को ध्यान से देखिएगा कि यहां ये पूरे JNU में कल्चर है। क्या कल्चर है? वामपंथ वहां कल्चर। ये तो पिछले कुछ वर्षों में उनको करारा जवाब मिल रहा है राष्ट्रवादी शक्तियों की तरफ से, तब वे बिलबिला रहे, फड़फड़ा रहे, क्योंकि उनके एकाधिकार को चुनौती मिल रही है। उससे पहले भी राष्ट्रवादी तत्व वहां थे, लेकिन वो दबे हुए थे, कुचले हुए थे, सीमित थे, और उनकी आवाज कोई बड़ी थी नहीं। अब क्या है कि ये जो चीज है, जबकि वहां JNU की वास्तविकता भिन्न है। वास्तव में JNU का क्या मामला है, वास्तव में JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग पैदा होता है थोक के भाव में, क्योंकि वहां थोक के भाव वामपंथी लेक्चरर के रूप में भरे हुए हैं, प्रशासन में भरे हुए हैं। पक्षपात करके वे वामपंथी सोच वाले जो लड़के हैं, लड़कियां, उनको आगे बढ़ाते हैं, दूसरों के साथ अन्याय करते हैं। तो वो क्या है, वह देखिए ये जो JNU जैसे संस्थानों में, अकेला JNU नहीं, JNU जैसे संस्थानों में जो वामपंथी नाग सपोले पल रहे हैं ना, वो सपोले फिर खालिद उमर की शक्ल में बाहर आते हैं। इस OTT तांडव में क्या कहा गया है, वेब सीरीज में तांडव में यह कहा गया है वो कि हमें देश से आजादी नहीं चाहिए, देश में रहकर आजादी। लेकिन वास्तविकता क्या है, तो ये जो इस लेखन से, इस तांडव वेब सीरीज से जुड़ा हुआ जो वामपंथी तबका है ना, उस तबके ने JNU के टुकड़े टुकड़े गैंग के पाप धोने का यह प्रयास किया है कि देखो दुनिया को क्या दिखा रहे कि देखो भाई हमें तो देश से आजादी नहीं चाहिए,
हम तो देश में रहकर मांग रहे, जबकि ये हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट तक ने दोषी ठहराया है, भले चाहे वो बाद के दंगों में चाहे वहां के हो। ये क्या है, ये वो सोच है। तो इनका ये फ्रस्ट्रेशन कहां निकल रहा है। अब देखिए वो जो ये यहां चीज आई है, यहां ये क्या हो गया, अब यहां से फिर कौन सा गैंग पैदा होता है, क्योंकि जिन लोगों को जेएनयू की सच्चाई नहीं पता है, वहां के टुकड़े टुकड़े गैंग की सच्चाई नहीं पता है, वो तो ये वेब सीरीज देख के क्या सोच लेंगे, ये पिक्चर बनाएंगे दिमाग में कि हाँ भाई देखो वहां तो जो लड़के हैं उनको तो देश से आजादी नहीं चाहिए, वो तो विध्वंसकारी नहीं है, अलगाववादी नहीं है, वो तो देश में, जबकि वास्तविकता उल्टी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जेएनयू और ऐसे संस्था में जो वामपंथी सपोले है ना, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो डायलॉग है, ये जो एपिसोड है और इस तांडव वेब सीरीज में जगह जगह पर उनके पाप ढंकने का, धोने का नहीं, ढंकने का काम किया गया है और यह क्षम्य है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है पूरे में पहले सीन। अच्छा एक और है, यहां पर कम्युनिस्टों का सबसे बड़ा हथियार क्या रहा है, सोचिए मित्रों, इस देश में हमेशा से कम्युनिस्टों का सबसे बड़ा हथियार क्या रहा है कि वे राष्ट्रवाद और हिंदुओं की निंदा और उनके विरोध और उन्हें हानि पहुंचाने के लिए मुस्लिम का सहारा लेते हैं। आपने कभी गौर नहीं किया तो कीजिएगा, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए, हिंदुओं को हानि पहुंचाने के लिए, हिंदुओं के विरोध के लिए, हिंदुओं की निंदा के लिए वो बहाना क्या लेते हैं, वो सहारा किसका लेते हैं, वो प्रो मुस्लिम बन जाते हैं। तो यहां से इस तरीके से खतरनाक जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बन गया, वो मुस्लिम ऐसे जो अलगाववादी हैं, सारे मुस्लिम तो हैं ही नहीं अलगाववादी, कुछ प्रतिशत में राष्ट्रभक्त भी है, लेकिन जो अलगाववादी मुस्लिम है वे और वामपंथी मिल जाते हैं तो इस देश के लिए बहुत खतरनाक जहरीला केमिकल तैयार होता है। वो है वर्षों से और बराबर ऐसी वैचारिक फैक्ट्रियां काफी है। कैसे, जरा इस बात को देखिए, यहां क्या कहा जाता है, ये जब से विरोध शुरू हुआ है तब से देखिए क्या होता है, तांडव के विरोध में जैसे आवाज उठ रही है तब से आप नजर रखिए कि किस किस प्लेटफॉर्म पर कौन कौन व्यक्ति इस सीरीज के समर्थन में बोल रहा है। और ध्यान रखिए मजे की बात क्या है, वो सारे हिंदू हैं। अच्छा एक और है, वैसे तो चाहे स्वरा भास्कर और चाहे राजदीप हो, चाहे आशुतोष और चाहे आपका ये कौन सा है रवीश कुमार हो, और भी बहुत से लोग हैं तथा कथित रूप से फिल्मों में सेक्युलर लोग हैं, ये वैसे तो इनको हिंदू शब्द से ही परहेज होता है, ये अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं। लेकिन कमाल की बात है कि अब जब तांडव का विरोध हो रहा है तो ये लोग क्या कह रहे हैं, हम हिंदू हैं लेकिन हमें तांडव में दिखाई गई बातों से कोई शर्मिंदगी नहीं, हम अपमानित महसूस ही नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कम से कम इन्होंने, इन अधर्मियों ने, विधर्म के भेष में ये छुपे अधर्मियों ने कम से कम ये तो कबूल किया कि हम हिंदू हैं। लेकिन ध्यान रखिए यहां पर ये जो तर्क दिया जा रहा है, अली अब्बास जफर का आप रिकॉर्ड देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ प्रो मुस्लिम है, मुस्लिम हित के लिए नहीं। ये मुसलमानों को खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए, गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। अली अब्बास जफर जो है इनके लिए, इनके कल्याण के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जैसे कम्युनिस्ट है ना, तो ये भी तो वही उसी फसल की, उसी खेत की फसल है। तो ये लोग क्या करते हैं कि धीमे से चार बातों के बीच में अपनी जहरीली बात खिसकाते हैं। तो इसने भी वही सहारा लिया है। आप अगर जाएंगे, मेरे ब्रदर की दुल्हन को छोड़ दीजिए, वो उसके बाद गुंडे फिल्म जो बनाई थी अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह को लेकर बनाई थी, वहां तक भी चलो निभा लिया, हालांकि उसमें भी काफी चीजें थी जो प्रो मुस्लिम थी और एंटी नेशनलिज्म के लिए थी, बिल्कुल आप फिर से देखिए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो टाइगर जिंदा है, आप उस फिल्म को ध्यान से देखिए। उसके बाद आप सुल्तान को ध्यान से देखिए। मुझे एक चीज बताइए, पूरे देश के राष्ट्रीय परिवेश पर हरियाणा से आए कितने मुस्लिम पहलवान हैं? बेवजह वहां पर उसके नायक को मुस्लिम दिखाया गया, क्योंकि इन कम्युनिस्टों के लिए हिंदुत्व पर हमला करने के लिए अपना तो कुछ है नहीं। इनका बाप उधार का, मार्क्स क्या है, उधार का, विदेशी है, इनकी सोच विदेशी है, इनके कर्म विदेश से प्रेरित है। ये बीजिंग में बरसात होती है और दिल्ली में नहाना शुरू कर देते हैं, बंगाल में नहाना शुरू कर देते हैं, केरल में स्नान कर लेते हैं, वहां बादल होते हैं, यहां ये ठंडक का आनंद लेने। तो इनका, कम्युनिस्टों का अपने पास तो कुछ है नहीं, तो हिंदुत्व पर आक्रमण करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? मुस्लिम का सहारा लेते हैं। और मुस्लिमों में जो अलगाववादी तत्व है वो वैसे ही और
खुल के और आगे जाते हैं तो सुल्तान फिल्म देख लीजिए और उसके बाद में ये वेब सीरीज देख लीजिए। मित्रों एक चीज ध्यान रखिए, ये वेब सीरीज सिर्फ संयोग मात्र नहीं है कि सब करंट की राजनीति को लेकर के एक पॉली ड्रामा, मतलब फिल्म वालों की भाषा में पॉलिटिकल ड्रामा, पॉली ड्रामा रचा गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पीछे कोई मनोरंजन का उद्देश्य नहीं है, कोई पॉली ड्रामा का उद्देश्य नहीं है। इसके पीछे हिडन जो एजेंडा है उसकी बात कीजिए। और इसीलिए अच्छा अब क्या है, अब तर्क क्या दिए जा रहे हैं जो हिंदुस्तान में हमेशा से दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं? तर्क ये दिए जाते हैं कि भाई रचनात्मक स्वतंत्रता। कौन दे रहे हैं? आप एक एक करके रोज नाम नोट करते रहिए डायरी में, जितने बयान आ रहे हैं मीडिया में, प्रेस में, जो लोग कह रहे हैं ना कि ये तो रचनात्मक स्वतंत्रता पर हमला होगा, तांडव को बैन करना, ये सबके नाम नोट कीजिए, आपको पता चल जाएगा ये सब एक ही जहरीले खानदान से हैं और वो जहरीला खानदान है कम्युनिज्म, वामपंथ। इसीलिए इस बात को देखिए। और अगर रचनात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं और आज ये कहते हैं साहब क्या करें, दिल्ली में कौन सी हिंदूवादी सरकार है? अरे धामड़ो शब्द समझते हैं ना? अरे धामड़ो, एक बात बताइए, रचनात्मक स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को ही लांछित निंदित करने के लिए, उसे गाली देने के उस काम में है क्या? रचनात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं और बैन करना गलत है। एक वामपंथी कबूतरी है स्वरा भास्कर नाम की, जो हर मामले में कूद जाती है, बेचारी को कुछ भी समझ नहीं हो, भले ही बहुत बुरी तरह मात खाती है सार्वजनिक मंच पर, लेकिन और कह रही है मैं हिंदू हूं, मुझे तो इस सीरीज में जो दिखाया गया उससे कहीं भी अपमान अनुभव नहीं होता। अरे भाई तुम तो अपमान लेस आदमी हो, अपमान प्रूफ आदमी हो, शर्म प्रूफ आदमी हो, तुम्हें ना तो कभी शर्म आई है और अपमान तुम्हें हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम लोग तो बाई एक्सीडेंट हिंदू हो। जैसे आपको पता हो शायद एक ऐतिहासिक तथ्य है, और ऐतिहासिक तथ्य है कि ये जो वामपंथी जिस कांग्रेस की गोद में बैठकर पले हैं ना, उस कांग्रेस के जो कुलदेवता थे जवाहरलाल नेहरू, तो वो कहते थे मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू हूं। तो जो एक्सीडेंटल हिंदू वाले हैं ना, यही कांग्रेस की गोद में बैठकर पले हुए कम्युनिस्ट हैं। अब क्या है देखिए, इन लोगों से पूछा जाए कि भैया 24 सितंबर 1982 को बी.आर. चोपड़ा की फिल्म रिलीज हुई थी निकाह फिल्म जो रिलीज हुई, मित्रों आपको संभवतः पता होगा, नहीं है तो बता देते हैं। उस फिल्म का पहले नाम था तलाक तलाक तलाक, ये उसका नाम था। अचला नागर की, अमृतलाल नागर साहब की सुपुत्री अचला नागर की कहानी पर वो फिल्म थी। लेकिन कठमुल्लों ने, और ये जो कठमुल्लों शब्द पर गौर कीजिएगा, इन कठमुल्लों को सहलाने दुलारने वाली ही सरकार थी तब कांग्रेस की। इन कठमुल्लों ने शोर मचाया और वो सरकार जो है उसने मजबूर किया, सेंसर बोर्ड ने मजबूर किया बी.आर. चोपड़ा जैसे सामाजिक प्रतिबद्धता वाले आदमी को, फिल्मकार को, फिल्म का नाम तलाक 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 से निकाह करना पड़ा। तब किसकी सरकार थी? मोदी सरकार थी, एनडीए सरकार थी, भाजपा सरकार थी, किसकी थी? तब आपकी रचनात्मक स्वतंत्रता किसी खाला के बुर्के में मुंह ढांप के सो रही थी ना। और उसके बाद में अरे साहब 31 अक्टूबर 1997 को एक फिल्म रिलीज हुई, फिल्म का नाम था गुलामे मुस्तफा, परेश रावल और नाना पाटेकर की मुख्य भूमिका थी। उस फिल्म का नाम पहले था मुस्तफा। और इस देश में रचनात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का प्रबल स्वरूप देखिए कि तब कठमुल्लों ने मजबूरी किया कि नहीं, यह नाम नहीं हो सकता मुस्तफा। तो मजबूरी में बेचारों ने, जो निर्माता निर्देशक तो पार्थो घोष थे, उन्होंने फिल्म का नाम क्या कर दिया? गुलामे मुस्तफा। क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि तस्लीमा को किस तरीके से देश से भगाया गया था? क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि रंगीला रसूल को किस तरीके से बैन किया गया था? या मैं कुछ और भी याद दिलाऊं? देखिए क्या है, ये जो हमने कहा ना कि ये कुनबा, जहरीला कुनबा, वामपंथी कुनबा, इसका एक ही मास्टरपीस स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक। वो क्या है? ये फट से रोना शुरू कर देते, देखो रचनात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। असल में क्या है, हमने इस लाइव के शुरू में कहा था, राम मंदिर के फैसले के बाद में जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है मंदिर निर्माण की तरफ, और बहुत जल्दी
प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य तो खैर होगा ही, क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर है, वो मंदिर भी बन जाएगा। ये जो जहरीला कुनबा है ना, देखिए कांग्रेसियों को तो मैं मानता ही नहीं, उनका तो कोई वजूद ही नहीं इस देश में। वैचारिक रूप से कांग्रेस विकलांग है, विकलांग थी, विकलांग है। आजादी के बाद की कांग्रेस, जो गांधी नेहरू परिवार की कांग्रेस है, उसकी बात कर रहे हैं। उससे पहले तो कांग्रेस और इस परिवार के बिना तो बहुत समृद्ध थी। तो ये कांग्रेस तो माथे से विकलांग है, दिमाग से पैदल है। लेकिन इस कांग्रेस की गोद में बैठकर जिन कम्युनिस्टों ने जहरीलापन घोला है देश में, देखिए इस बात को समझिए। ये वेब सीरीज जो है सिर्फ एक वेब सीरीज मात्र होती तो हमें भी यहां आकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सी फिल्में आती है, बहुत सी बकवास होती है, हो गई, खत्म हो गई। लेकिन असल में इसके पीछे एक जहरीला नैरेटिव बनाया जा रहा है, और ये नैरेटिव यहां खत्म नहीं होगा। ये नैरेटिव आगे किसी न किसी सीरीज के बहाने से फिर आएगा। इसीलिए अभी हमें सावचेत होने की जरूरत है। और अब होता क्या है, देखिए ये जो वामपंथियों का जहरीला कुनबा है ना, ये जहरीला कुनबा है। इसको मौका मिला तो इसने एक वेब सीरीज में अपनी विचारधारा का जहर उड़ेल दिया और हिंदुत्व को लांछित और निंदित कर दिया, क्योंकि इनको तो मौका चाहिए ना, है ना। अब इसी तरीके से कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच में एक घोषित अघोषित पैक्ट हुआ था आजादी के बाद कि कांग्रेस के पास में दिमाग खाली था और कम्युनिस्ट के पास में सत्ता नहीं थी। तो कांग्रेस ने एकेडमिक यानी कि शैक्षिक और सांस्कृतिक एरिया सारा का सारा ये फील्ड है, ये छोड़ दिया खुला कम्युनिस्टों के लिए। चाहे वो नूरुल हसन की बात करें, दूसरों की करें, या मौलाना आजाद की बात करें, वो लोग जो थे उन्होंने इन्हें फ्री छोड़ दिया शैक्षिक, सांस्कृतिक, मीडिया, ये सब जगह पर। और ये जहरीले सपोले सांप बनकर जगह जगह पर बैठ गए, और ऐसे बैठ गए कि आज भी जेएनयू में एमिरेट्स के नाम पर इनका संसाधनों पर कब्जा है। और हालत ये हो जाती है कि जब कोई आदमी शोध के लिए साक्षात्कार देने जाता था तो यही आपके थापर वापर लापर जैसे लोग हैं, ये उनसे कहते थे, अगर वो ये कम्युनिज्म की विचारधारा के थोड़ा भी इधर उधर विषय बताते तो उनसे मजबूर करते, कहते, और नहीं तो नकार देते। इन लोगों का एक तरह से क्या था, एक छत्र राज था। लेकिन जेएनयू इनका किला ढहने लगा है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रवादी शक्तियों ने इनको न सिर्फ चुनौती दी बल्कि इनके भर भरा कर गिरने के बंदोबस्त भी कर दिए। अब नतीजे में क्या है, नतीजे में यह है कि ये लोग कुंठा से भर गए हैं, और उस कुंठा का नतीजा यह है कि जब भी इनको मौका मिलता, अब देखिए क्या है, अभी 2-3 दिन का प्रकरण है, एनसीईआरटी की किताबों में इन लोगों ने, वामपंथी जहरीले सांपों ने लिखा कि भाई शाहजहां और औरंगजेब के समय में जो मंदिर तोड़ गए थे उनके पुनर्निर्माण के लिए शाहजहां ने और औरंगजेब ने फंड दिया, मतलब उन्होंने मंदिर पुनर्निर्माण करवाया। फिर किसी जागरूक राष्ट्रवादी ने पूछा कि भाई आरटीआई डाल के कि आपके पास इसका स्रोत क्या है, आपने किस आधार पर यह लिखा है, स्रोत दीजिए। तो बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड जवाब है कि साहब हमारे पास कोई स्रोत नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। समझ रहे हैं आप इस वामपंथी जहरीले खानदान के कुकर्मों का क्या रूप है। अब वो किताबें, ये तो प्रकरण किसी राष्ट्रवादी की सचेतन्यता से पकड़ में आ गया, वरना वो किताबें पढ़ पढ़ के जो पढ़ाने वाले वो तो इंटेंसली, बनाने वाले तो ऐसे हैं, पढ़ पढ़ के कैसी कितनी पीढ़ियां कब क्या खराब हो और कितनी खराब कर दी है, जिनको राष्ट्रीय गौरव स्वाभिमान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पराई सोच उसमें डाल दी गई है। इतिहास के जो घटिया से घटिया लोग थे उनको हीरो बनाकर पेश कर दिया गया। अब ये जो वामपंथी है ना, हमने शुरू में भी कहा था कि इनको जब भी मौका मिलता है तो हिंदुत्व पर आक्रमण के लिए ये क्या करते हैं, ये करते हैं मुस्लिमों का सहारा लेते हैं। असल में ये सीरीज जो है ना, ये किसी एक सीन के कारण से, दृश्य के कारण से हम इसका विरोध करने के लिए यहां नहीं आए हैं। इस सीरीज का सिर्फ इसका विरोध करना हमारा यहां आने का उद्देश्य भी नहीं, इसके पीछे की जहरीली सोच जो आइंदा और आएगी, अभी उसे मारने, इन सांपों का फन अभी कुचलने की जरूरत है, ताकि फिर ये दुस्साहस न करें। क्या होता है, देखिए एकता कपूर जैसे तो मानसिक विकलांगों की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनसे तो किसी भी तरह की सोच, वैचारिक स्थिति की अपेक्षा करना ही मूर्खता है। उन्हें तो वो चाहिए उस जैसे लोगों को कि जहां लाभ होता है वो कर लो, चाहे वो गंदे नाले के कीचड़ में भी उतर लो। लेकिन क्या होता है, इस चीज को फिर ध्यान दीजिएगा, तांडव वेब सीरीज के बहाने मित्रों हम यहां जो बात कर रहे हैं, अब हम आपको ले जाना चाहेंगे 60 के दशक के उत्तरार्ध में। 60 के दशक के पूर्वार्ध में दो लोगों ने वहां पर
अपने पांव जमाने शुरू किए और 60 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर के अभी 80 के दशक तक उनका 80 के दशक के मध्य तक उनका काम चलता था। और वो दो नाम है सलीम जावेद। मित्रों, समय ज्यादा हो रहा है लेकिन बात थोड़ी सी और बची है, तो करने के बाद ही आपसे विदा लेंगे। आप बीच में चाहे तो कोई प्रश्न कर सकते हैं। सलीम जावेद जो है, सलीम जावेद ने सबसे पहले फिल्मों में, क्योंकि तब ये धारावाहिक वगैरह तो उस रूप में थे नहीं, वेब सीरीज तो अभी कुछ वर्षों की पैदाइश है, ओटीटी वगैरह तो फिल्म ही सबसे बड़ा माध्यम होता था। इन्होंने क्या किया कि फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना, मजाक बनाना और हिंदू धर्म का विरोध और एक प्रो मुस्लिम नैरेटिव बनाना शुरू किया। आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक फिल्म देख लीजिए, एक एक फिल्म देख लीजिए। वो फिर किसी समय अगर आप आदेश करेंगे तो हाजिर होंगे हम और आपको बाकायदा सीन उठा उठा कर बता देंगे। इनकी फिल्मों में क्या होता था, नायक अगर हिंदू है तो भी वो मुस्लिम प्रतिमानों से, मुस्लिम मापदंडों से रहता था और मुस्लिम प्रतीकों के ही प्रति श्रद्धा रखता था। हिंदू धर्म के प्रति विद्वेष दिखाना, हिंदू धर्म के प्रति अनिच्छा दिखाना, उसे किसी न किसी बहाने से मजाक बनाने के लिए इस्तेमाल करना, इस सलीम जावेद की लगभग हर फिल्म में मौजूद है। और मुस्लिम जो होगा वो ऐसा ही होगा कि साहब इससे बड़ा तो शरीफ कोई नहीं, पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा शरीफ, सबसे ज्यादा बढ़िया और सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा इंसानियत वाला और रिश्ते निभाने वाला वो वही मुस्लिम ही होगा। भले चाहे वो जंजीर ले लीजिए, चाहे शोले ले लीजिए, कुछ भी उठा के, और भी बहुत सी फिल्में हैं। हद तो तब हो जाती है जब इनका नायक ये कहता है कि मैं मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा, तो 786 नंबर का बिल्ला लगाए वो क्या झक मारता है पूरी फिल्म में। ये वही सोच है। आप इसको सिर्फ फिल्म का तथ्य मत लीजिए। और उसके बाद में ये गंदगी फैलाने का बहुत बड़ा काम किया कादिर खान ने। कादिर खान ने बतौर अभिनेता तो फूहड़ता, अश्लीलता, भोंडापन फैला, लेकिन बतौर लेखक, संवाद लेखक और बतौर लेखक कादिर खान ने क्या किया था, फिल्मों में वही सलीम जावेद की परिपाटी को आगे बढ़ाया। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना, हिंदू धर्म को लांछित करना, निंदित करना, ये सब किए। और मित्रों, बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसी कादिर खान को इसी सरकार ने, इसी राष्ट्रवादी सरकार ने मरने के बाद तुरंत पद्मश्री दिया। किसे? कादिर खान को इसी सरकार ने मरने के तत्काल बाद गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री घोषित किया और पद्मश्री दिया मरणोपरांत। किस लिए दिया? हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए पद्मश्री दिया, हिंदू धर्म का मजाक बनाने के लिए पद्मश्री दिया, हमारा सामाजिक सद्भाव, हमारा राष्ट्रीय सद्भाव, सामंजस्य और समन्वय का सत्यानाश करने के दुष्कर्मों के लिए पद्मश्री दिया, अश्लीलता, फुहड़ता, भोंडापन फैलाने के लिए पद्मश्री दिया। क्या पात्रता थी कादिर खान की, लेकिन दिया। क्या वो मर गया उसी साल इसलिए दे दिया कि अब ये भी मरा, या वो मुस्लिम था इसलिए दिया? जबकि उसके कर्म तो ऐसे थे कि पद्मश्री का प भी उसे नहीं मिलना चाहिए था। तो मित्रों, एक चीज ध्यान रखिए, ये अली अब्बास जफर तो एक खिलौना है इन जहरीले वामपंथी कुनबे का, और गौरव सोलंकी जो इसका लेखक है। देखिए, अमेजन वाली जो प्रभारी अपर्णा पुरोहित वो क्षमा मांग ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सैफ अली खान जैसे दुष्ट तो खुश होते हैं ये सब देख करके, कि उनको तो मजा आता है, क्योंकि उनके तो तैमूर की सोच वाले इस देश का भला कभी नहीं सोच सकते। ये भली प्रकार समझ लीजिए आप और हम सब। और इसलिए मित्रों, क्या है कि यहां सिर्फ जैसे कितने दुख की बात है कि सरकार ने ऐसे लोगों को पद्मश्री दे दिया, तो इसलिए ये लड़ाई हमें सरकारों के भरोसे नहीं लड़नी है मित्रों। आदरणीय मित्रों, निवेदन यह है कि हम घर में बैठे हैं और खुश हो गए कि साहब सरकार ने, जैसे सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उनको चिट्ठी लिख दी और पूछ लिया, जवाब तलब कर लिया। ये अगर ऐसे नपुंसक क्रोध और नपुंसक आक्रोश को हम अपने अंदर रखेंगे तो क्षमा कीजिए, न तो हिंदू राष्ट्रीय संस्कृति बचेगी, न हिंदू धर्म राष्ट्र धर्म बचेगा, क्योंकि हिंदू धर्म ही राष्ट्र धर्म है। इस चीज को ध्यान में रखिए। और राष्ट्रवादी मुसलमानों को हमारी किसी भी बात से, इस आज कही कि किसी भी बात से बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। कष्ट सिर्फ उन्हें होगा जो कम्युनिज्म के जहरीले खानदान में पैदा हुए हैं और उसमें हैं,
और जो अलगाववाद के पोषक है। देखिए इसमें तांडव वेब सीरीज में एक जगह जो तीसरा बच जाता है ना, इमरान, जिसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं, वो इमरान क्या कहता है अपने मित्रों से, ध्यान दीजिएगा इस जहरीले संवाद पर। वो कहता है कि हम लोगों को गिरफ्तार करना तो बहुत आसान है ना। क्या कहना चाहता है, ध्यान दीजिएगा। फिल्म में वो एक मुस्लिम के किरदार में है। ये देश की छवि, देश के कानून की, देश की पुलिस की, देश की सरकार की, देश की सत्ता की और समूचे देश की छवि खराब करने का कुछ चक्र है वामपंथियों का, जो ऐसे मुस्लिमों के साथ मिलकर करते क्या है। देखिए सीरीज में पात्र कौन है, मुस्लिम, और कह क्या रहा है, हम लोगों मतलब हम मुस्लिमों को गिरफ्तार करना तो आसान है ना। तो भैया सुनो एक बात, तुम लोगों के अंदर ही आतंकवाद की नर्सरियां पनप रही हैं। अधिकतर तुम लोग ऐसे ही हो। लेकिन मित्रों इस सीरीज में यह संवाद डाल करके और फिर तालियां बजवा करके क्या माहौल बनाया जा रहा है, इनके पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है जो लोग ऐसे हैं। अच्छा एक और चीज ध्यान दीजिए, बिल्कुल पहले एपिसोड के शुरू के दृश्य में, शुरू के जो दृश्य चल रहे हैं वहां क्या है, किसान आंदोलन बताया गया है। ठीक है वो एक अलग बात है, वो कथानक ले सकते हैं कि सेज के बहाने से जमीनों का अधिग्रहण वगैरह, लेकिन वहां पूरे 9 एपिसोड में इस पहले सीजन में लेखक निर्देशक औचित्य सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या किया उन्होंने, वो जो गुरपाल होता है वो पुलिस वालों को एक पर्ची देता है जिसमें 3 नाम लिखे हुए हैं, सलीम एक और कोई है और एक ये इमरान है, 3 नाम लिखे होते हैं कि इन तीनों को मार देना है, उड़ा देना है, ये पर्ची में लिखे। ये पहला दृश्य, ध्यान रखिए इस पहले दृश्य से लेकर 9 एपिसोड के आखिर तक, सीरीज खत्म होने तक कहीं भी इस दृश्य के इस मामले का कोई औचित्य सिद्ध नहीं हुआ है। दूसरे सीजन की बात छोड़िए, कहीं सिद्ध नहीं हुआ है। दूसरा सीजन तो जब आएगा तब आएगा कि नहीं आएगा, कहीं सिद्ध नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यह दिखाने के लिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मुस्लिमों को बेवजह मारती है। देखो ये देखो पर्ची में तीनों मुस्लिम नाम है और मुस्लिमों को बेवजह मरवाया जाता है। सिर्फ ये नैरेटिव क्रिएट करने के लिए ये सीन डाला गया, जबकि पूरे 9 एपिसोड में इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है। और ये क्या है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और मैं उस दृश्य पे तो जा ही नहीं रहा कि भाई देखिए वो दलितों के लिए क्या कहा था कि ये है वो है फला जाति, तुम ये नहीं होते तो ऐसे कैसे होते, हम तुम्हें नहीं कर रहे, उस शब्दों को दोहरा ही नहीं रहे। क्यों, जय भीम वाले के बुर्का उड़कर सो रहे हैं। ये हमारा राष्ट्रीय और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है, हुआ है तांडव के बहाने। आप सिर्फ अब आते हैं उस दृश्य पर जिसके लेकर इतना बवाल मचा। अरे वो तो छोटा सा दृश्य है, ईमानदारी की बात बताए, ईमानदारी की बात है कि वो बहुत छोटा सा दृश्य कुछ सेकंड में आके निकल जाता है। उसके पीछे तो इन वामपंथी जो सोच वाले जहरीले सांप है ना, इनका इतना फ्रस्ट्रेशन है कि राम, वहां देखिए प्रभु श्री राम और भगवान शंकर का नाम लेकर के और वो वेश बना करके, अरे नादान जहरीले वामपंथियों, तुम तो कहते हो धर्म अफीम है, तो तुम्हें अपनी बात कहने के लिए भी सहारा किसका लेना पड़ा, हिंदू धर्म का ही लेना पड़ा, भगवान शंकर का, प्रभु श्री राम का ही सहारा लेना पड़ा। अब तो कम से कम अपने आप को धिक्कार लो, अपनी आत्मा नाम की कोई चीज है तो उसी अफीम का सहारा लेना पड़ा तुम्हें। इसलिए निश्चित रूप से उस दृश्य के लिए तो वो तो अक्षम्य अपराध है, उसके लिए तो न अमेजोन को माफ किया जाना चाहिए और न निर्माता निर्देशक और इससे जुड़े लोगों को, देखिए क्या, और कलाकारों को भी नहीं, क्योंकि उनको पता था कि इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता साहब मैंने तो सिर्फ एक्टिंग की है। एक्टिंग करके भी आपने गलत मंसूबे वाले लोगों को ऊपर चढ़ाने में और आगे बढ़ाने में आपने सहयोग किया है। कमाई के लिए कोई दूसरी सीरीज, दूसरी फिल्में और दूसरा काम भी हो सकता है। इसीलिए यहां ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो सड़कों पर हम आ गए और पुतले जला दिए और कल अमेजोन या ये निर्माता जो है इसके तांडव के माफी मांग लेंगे, हम चुप होकर बैठ जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। मित्रों मूर्खता की हद होगी। ये आग जो अब जली है, ये आग बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने क्या कहा,
हमने कहा था कि ये वैचारिक जहर है जो वामपंथ उगल रहा है इस देश में, हिंदुत्व के खिलाफ, राष्ट्रवाद के खिलाफ। इसीलिए इन सांपों का फन यही कुचला जाना चाहिए। नरेंद्र गिरि जी ने सही कहा, ये बातों के भूत नहीं है। तो सड़कों पर कीजिए, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि सड़कों पर का प्रदर्शन है, सिर्फ वहीं तक हमारी लड़ाई सीमित नहीं हो जाए। हमारी लड़ाई वैचारिक धरातल पर मजबूत होकर जवाब देने की है। और यह ध्यान रखिएगा, सरकारों के भरोसे रहना छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकारों को तो जब मौका मिलता है वो कादिर खान जैसों को पद्मश्री देती है, 25 किलो गोभी उगाने वालों को पद्मश्री दे देती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि राष्ट्रवाद का संपोषण करने के लिए किसको क्या करना है। सरकारों को भरोसा रहना छोड़ दीजिए, ये शिकायत करना ही छोड़ दीजिए कि सब सूचना और प्रसारण मंत्रालय क्या कर रहा है और मोदी जी क्या कर रहे हैं और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। अरे भाई, सारा कुछ मंत्रियों और सरकारों के भरोसे छोड़ के बैठ जाओगे क्या? नहीं, हमें और आपको वैचारिक धरातल, ध्यान दीजिएगा, इस प्रसारण के शुरू में हमने कहा है घर में घुसकर मारना। इसका मतलब क्या होता है? जो साहित्य में ऐसा जहर उड़ेलेंगे हम उन्हें साहित्य के स्तर पर जवाब देंगे, उस प्लेटफॉर्म पर जवाब देंगे। जो फिल्मों में ऐसा जहर उड़ेलेंगे हम उन्हें फिल्मों के स्तर पर जवाब देंगे। और जो एकेडमिक मामले में है तो इस मामले में वहां उस स्तर पर जवाब दिया जाएगा। मित्रों, ये जो वामपंथ का जहरीला सोच है ना, ये जहरीला सोच जब मिल जाता है मुस्लिम अलगाववादियों के साथ में और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ में, तो फिर रईस जैसी फिल्में पैदा होती है। वो रईस असल में लतीफ नाम के एक 2 कौड़ी के गली के गुंडे और शराब के तस्कर की कहानी थी, लेकिन उस पर फिल्म बनी। फिल्म वो जो पाकिस्तान में बैठा है ना, उसका खास था ये लतीफ। और तो हीरोइन भी पाकिस्तान वाली छोरी को लिया, जबकि हीरोइन तो छोड़िए, वो तो किसी लायक नहीं है। तो सीधी सी बात है भाई, आतंकवादियों से फंडिंग वाली फिल्में बना करके ये उनका महिमा मंडन कर देते हैं। आतंकवादियों का, राष्ट्र विरोधियों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का महिमा मंडन जैसे तांडव में किया गया है। लेकिन सिर्फ रोना रोने से कुछ नहीं होगा, हमें वैचारिक रूप से मजबूत होना है और हर प्लेटफॉर्म पर ऐसे कुचक्रों का, षड्यंत्रों का प्रतिरोध करना है, जवाब भी देना है। तो मित्रों, लगभग 15 मिनट का समय अधिक हो चुका है, अब आपसे विदा लेना होगा। याद रखिए, देश है तो हम हैं, और देश की प्राण धारा है वो है हिंदुत्व। प्राण धारा, देश के प्राणों को, प्राण तत्व को लांछित न होने दीजिए। चाहे हमने किसी भी जाति में जन्म लिया है, चाहे हमने किसी भी वर्ण में जन्म लिया है, चाहे हमारे इष्ट कोई भी देवता हो, लेकिन राष्ट्र रूपी प्रभु और देवता से बड़ा कौन हो सकता है? राष्ट्रवाद, इस राष्ट्र का यानी हिंदुत्व का अपमान नहीं सहना है। और ये आग अब सिर्फ एक दृश्य को हटाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमारी मांग रहनी चाहिए कि तांडव को बैन किया जाए। और ऐसा ही नहीं है, यह सबक रहेगा आइंदा इस तरीके के कुकर्मी सोच वाले लोगों के लिए, जहरीली सोच वाले लोगों के लिए। अन्यथा हिंदू इस दुनिया की, इस विश्व की सबसे विवश जाति मानी जाती रहेगी, जो कि नहीं है और होगी भी नहीं और रहेगी भी नहीं। मित्रों, आपका अब भी अगर कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। और रहा सवाल ये कि आज के इस प्रसारण से हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि किसी भी राष्ट्रवादी का दिल दुखे, किसी भी हिंदुत्ववादी का दिल दुखे, किसी भी सच्चे भारतीय का दिल दुखे। और इस प्रसारण से इसमें से किसी का भी दिल दुखना भी नहीं चाहिए। लेकिन जहरीली सोच वाले वामपंथियों, राष्ट्र विरोधी तत्वों और हिंदुत्व और राष्ट्र धर्म को लांछित करने वालों के लिए हमारे मन में न तो कभी किसी भी तरह की कोई सद्भावना थी, न है और रहेगी। और एक बात से चलते चलते आपको सावचेत कर देते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब नाम का गंदा एक नैरेटिव क्रिएट किया गया आजादी के बाद इस देश में और हम पर थोपा गया है, इसे लात मारकर बाहर कीजिए। गंगा जमुनी तहजीब सबसे बड़ा धोखा है इस देश के और हिंदुओं के साथ। ये गंगा जमुनी तहजीब आपको वहीं मिलेगी जहां पर राष्ट्रवादी लोग अधिसंख्य हैं,
जिन क्षेत्रों में, जिन इलाकों में, जिन चाहे भौगोलिक क्षेत्रों में, चाहे साहित्यिक, सांस्कृतिक, चाहे जहां राष्ट्रवादी तत्व अल्पसंख्यक है, वहां इस गंगा जमुनी तहजीब के पर खच्चे उड़ते देखे हैं, मंदिरों पर से झंडे उतरते देखे हैं, और साक्षात्कार में ऐसे राष्ट्रवादी तत्वों के बच्चों को, लोगों को अनुत्तीर्ण करते देखा है। और एनसीईआरटी की किताबों का ताजा उदाहरण तो आपको बता दी। इसलिए मित्रों, सरकारों के भरोसे नहीं, बल्कि सरकारों पर दबाव बनाए, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो, केंद्र सरकार, उस पर हम दबाव बनाए कि देखो एनसीईआरटी में, आज भी मित्रों एनसीईआरटी का जो पैनल है ना, जो किताबों के लिए ये प्रबंधन का बना है, उसमें थोक के भाव कम्युनिस्ट भरे पड़े, थोक के भाव। तो मित्रों, सरकार अपनी ही है केंद्र में, यानी राष्ट्रवादियों की है। भली चेहरा चाहे प्रधानमंत्री के रूप में कोई हो, चाहे शिक्षा मंत्री के रूप में कोई हो, अपने ही है। लेकिन अगर अपने भी सो रहे हो तो उन्हें जगाना अवश्य है, और उन्हें सरकार को, मतलब उन लोगों को, सरकार को विवश करना है कि ये कचरा साफ कीजिए, ये जो वामपंथ का कचरा अभी भी आप ढो रहे हैं। तो मित्रों, आज बस आपके साथ इतनी ही बात करनी थी। कहने को तो इतनी ही है समय के हिसाब से, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है। आज आपके सामने ज्योतिषी के रूप में नहीं आए, एक स्वतंत्र चिंतक, विचारक और एक राष्ट्रवादी शुभ चिंतक के नाते आए हैं। हमारी बात आपको जैसी भी लगी हो, फिर आपकी प्रेरणा से हम किसी दिन ज्योतिषी के रूप में या किसी और रूप में आपके सामने उपस्थित होंगे। अब हमें आज आज्ञा दीजिए। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।